मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में सरकार का पहला बजट पेश किया। गहलोत सरकार ने अपने बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधान किया है। बजट में किसानों के अलावा बिजली और पानी की व्यवस्था पर जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में बिजली उत्पादन की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। प्रदेश में सिंचाई और पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए भी बजट में अहम घोषणाएं की गई। सीपेज के नुकसान में कमी से जल की बचत होगी और आगामी 5 सालों में अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गहलोत सरकार ने बुजुर्ग, महिला, कन्या और सामाजिक उत्थान के लिए बजट के जरिए महिलाओं पर सौगातों की बारिश की, तो युवा और उद्यमियों के लिए भी बजट में कई तरह की घोषणाएं की है। हमारी सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों को मिल रही पेंशन को बढ़ाते हुए उनको भी लाभ प्रदान किया है। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं 1000 करोड़ के एक कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूँ। बजट को बीजेपी ने गरीब, किसान, महिला और युवा विरोधी बताया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि कांग्रेस ने जो लंबे चौड़े वादे किए थे, बजट में उनका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, परंतु बेरोजगारी भत्ते का इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस राजस्थान की जनता को और विशेष करके इसमें काम करने वाली बहनों को एक तरह से धोखा दे रहे हैं, जो राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी बजट पर भड़ास निकाली। देवनानी ने बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के योगदान को गहलोत सरकार ने अपना बताकर जनता के बीच रखा है। बजट में जो कुछ भी बातें कही गई, उन बातों में केंद्र के योगदान को अपना बता करके प्रस्तुत किया गया है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि गहलोत ने बजट को वोट बैंक के नक्शे पर सजाया है। हर तबके को गहलोत सरकार के बजट ने छुआ है। ऐसे में विपक्ष के सवाल सही हैं या फिर जनता गहलोत के बजट से पूरी तरह खुश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसीलिए हमने लिखा आज की तारीफ तो बनती है। वाकई में सोचिए, जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी के पहले सोचा जा रहा था कि पैसा कहां से आएगा, पिछली सरकार भी यही सोच रही थी कि पैसा कहां से आएगा। इतने बड़े राजकोषीय घाटे के बाद प्रदेश के हर व्यक्ति पर कहा जाए कि कर्ज का बोझ है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से जादूगरी दिखाई वो वाकई में काबिल तारीफ है। यही समझेंगे। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, करके परिचय करवाते फिर चलेंगे सीधे सवालों पर। मनीष पारिक साहब इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर मानचंद खंडेला है, आर्थिक विश्लेषक हैं, जयपुर स्टूडियो में मौजूद हैं, मेमुना नरगिस हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ दीपेंद्र शर्मा युवा प्रतिनिधि हैं, कैलाश जाजरा साहब है, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खंडेला साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। एक रिपोर्ट मेरे पास थी जिसमें कहा गया, जो रिपोर्ट पिछले साल की थी, 2018-19 का जो घाटा था वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था। और जब किसानों की कर्ज माफी की बात कही जा रही थी, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का बजट कहां से इकट्ठा किया जाएगा यह भी सरकार को पता नहीं था। वित्तीय प्रावधान कहां से तय हो। पिछली सरकार में बड़ा बजट था किसानों की कर्ज माफी को लेकर, लेकिन 6,000 करोड़ का कर्ज लिया गया था। उसके बाद जो बोझ पड़ा वो आने वाली सरकार पर बढ़ गया। ऐसे में इतने बड़े दबाव के बाद राजकोषीय घाटा को बरकरार और बेहतर करने के बावजूद, ये चैलेंज लेने के बावजूद इतना बढ़िया बजट पेश करना, आपको लगता है कि वाकई में ये पॉलिश किया गया है, या वाकई में सबको खुश करने के लिए जिस तरीके से हर एक प्रावधान तय किया गया है वो वाकई में बहुत अच्छा कदम है? देखिए, मैं टेक्निकल आदमी हूं, उस हिसाब से आपसे कह रहा हूं। बजट का मतलब होता है आय व्यय का वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्वानुमान। ठीक है। और यहां पर यह कहा गया है कि टैक्स 0। अब बताइए आय कहां से आएगी? अगर आय नहीं आएगी तो व्यय कहां से होगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी आपने घाटे की बात करी, सरकार ये कह रही है कि वर्तमान में सरकार के पास में 3,04,000
करोड़ रुपए का लोन है। हाँ, लोन। अब वो लोन कहां तक बढ़ाती रहेगी? अगर आय तो आप बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि नो टैक्स है, तो आप कहां तक बढ़ा रहेंगे? तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, देखिए दो तरह के बजट बनते हैं, एक होता है फिजिकल बजट, एक होता है फाइनेंशियल बजट। तो यहां फाइनेंशियल बजट की तो बात कर रहे हैं, इतना अलॉटमेंट होगा, इतना खर्चा होगा, लेकिन उसके आधार पर क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं आप, और अगर कह रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कभी नहीं करते। तीसरी बात मैं इससे आगे की बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि स्थिति कैसी है वर्तमान सरकार की, ये दो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। 5-7-10 दिन पहले ये आया कि जीएसटी का पैसा अगर 1 तारीख को मिल जाए तो हम कर्मचारियों का वेतन दे दें, एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि साहब इतनी बड़ी हमारे यहां पर जो है सूखा है, ये है, रेगिस्तान है, इसलिए इतनी बड़ी पेयजल योजना, इसके लिए केंद्र सरकार पूरा भरण करे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बातें क्या बता रही हैं, यानी अब ये बता रही है कि जो कुछ हमें कहना था हमने कह दिया, और करने का सवाल, अब देखिए सवाल क्या होता है, ये इसका विश्लेषण आधार क्या होता है कि भूतकाल में क्या किया, वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, और भविष्य की संभावनाएं और आशंकाएं क्या हैं। इस आधार पर अगर मान लो मैं बात कहूंगा तो मैं यही तो कहूंगा ना कि आपने एग्रीकल्चर से माफ करने की बात करी, नहीं कर पाए। व्यवहार की बात कर रहा हूं। आपने जो बेरोजगार युवा है उनको हम 3,000 या 3,500 दें, 3,500 वो आप नहीं कर पाए, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि सारी की सारी जो परियोजनाएं थी उसमें आप नहीं कर सके, और राहुल गांधी के कहने के कारण घोषणा कर दी। ठीक है, अभी भी आपने घोषणा करी है, और अच्छी घोषणा करी है, बहुत बढ़िया घोषणा करी है। जैसे मान लो कविता हम सुन रहे हैं बढ़िया, वैसे हम कविता सुन रहे हैं। तो सवाल ये आ रहा कि जो सुनाने वाला है उसको आनंद आ रहा है, और सुनने वालों को आनंद आ रहा है, भाई यही है बजट। अगर ये बात अगर होती रहेगी तो मैं समझता हूं, एक दो बातें आपसे मैं कहूंगा। एक, मैं अर्थशास्त्र का मूल रूप में विद्यार्थी हूं। देखिए जो खर्चा होता है वो दो तरह से होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अथा और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलॉटेड होता है, वो भी पूरा खर्चा नहीं करते, तो विकास कहां से होगा? और जहां तक कृषि की बात है, 1,000 करोड़ रुपए का आपने बनाया, वो कहां से बनाओगे? यानी या तो उपभोक्ता की जेब से लोगे या व्यापारी की जेब से लोगे। 2-3 बातें अच्छी भी हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा। एक तो ये जो स्टैंप ड्यूटी मान जो भी 50 तरह की बात है वो यहां पे नहीं करूंगा, उसके कारण से जो रियल एस्टेट वाले हैं उनमें वृद्धि होने की संभावना होगी। ठीक है सर। दूसरी बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि युवाओं के लिए आपने रोजगार की बात तो की है, 75,000 नौकरी देंगे, ये कहिए रोजगार नहीं, नौकरी देंगे। और आज के अखबार में क्या है कि हाई कोर्ट ने इस नौकरी पर स्टे लगा दिया। 7 दिन पहले क्या कहा था आपने कि 4 जो हमने निकाली हैं निविदाएं नौकरी के लिए, उसको हम वापस ले रहे हैं। और उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले मंत्री में और जो विभाग के प्रमुख में कुछ ना कुछ हुई, उसके बाद में कहा उसको हम आपकी बात को सर समझते हैं। अब बताइए जो कुछ किया जा रहा है वो कर नहीं पा रहे हैं, और घोषणाएं आप कर रहे हैं, तो विश्वास कौन करेगा? कहां से तय किया जाएगा? और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कह रहे हैं आप सुनते जाइए। सर मैं आऊंगा आपके पास, इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा इसका परिणाम खंडेला साहब जो पहले हुआ था। दीपेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे खंडेला साहब ने कहा कि देखिए युवाओं को रोजगार की बात कही गई थी, 75,000 नौकरियों की बात आपने की, कैसे आप इसको करेंगे? क्योंकि हर एक नौकरी हाईकोर्ट में जाके अटक जाती है। इसके अलावा अब तक वाकई में इतनी नौकरियों की वैकेंसी पड़ी हुई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो सरकारों ने क्यों कदम नहीं उठाया? इसके साथ साथ युवाओं को 3,500 रुपया पर महीने, बेरोजगार युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी वो भी इसमें दिखाई नहीं दिया। क्या वाकई में जो आज अनाउंसमेंट हुआ है उससे आप लोग खुश हैं? लगता है कि अगले 5 साल में वाकई में जितने बेरोजगार हैं वो सारे काम पर लग जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा और उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी? या आपको भी लगता है कि सिर्फ सरकार ने ऐसी बातें कही हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, धरातल पर बहुत ज्यादा तकलीफें देने वाली हैं? जी सर, अभी खंडेला साहब बोल रहे थे कि युवाओं को भत्ता नहीं मिल रहा। मैं क्लियर कर दूं इस चीज को कि युवाओं ने जिन्होंने बेरोजगार भत्ते के लिए अप्लाई किया है, 60% लोगों का बेरोजगारी भत्ता चालू हो चुका है। अच्छा। जो नए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे सोल्व हो रही है। क्योंकि मैं बहुत से युवाओं के साथ मिलता हूँ, युवाओं के साथ बैठता उठता हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा जो होते हैं हाँ। उनके साथ मेरा मेलजोल रहता है। मैं आपको एक सर्वे निकाल के दे दूं, इतने लोगों का आ चुका पैसा और आ रहा है, ये तो बजट घोषणा में था ही नहीं है, तो ये तो चुनावी घोषणा में था, वो चालू हो चुका है। आपकी बात को मान लिया कि पैसा आ रहा। दूसरी बात ये बताइए कि बेरोजगारी भत्ता लेके कब तक काम चलाएंगे?
नौकरी बिल्कुल आ रहा है सर। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम वो 1-2 साल के लिए बिठाया जाए, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जाए, छोटे छोटे उद्योग लगे, ये सब तो करने की जरूरत है ना। नहीं, मैं बताऊं आपको सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कितना किया, इसे मुझे बता। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल दिए, वहां बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाउचर के नाम से फर्जीवाड़ा किया। हुआ क्या? नहीं सर, पिछली गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ। पिछली सरकार आई है, नहीं किया तो 6 महीने पहले सरकार ने एक सर मौजूदा सरकार, आज का बजट में ये चाहता हूं कि युवाओं बिल्कुल, और इसके दिमाग में क्या क्लिक किया है सर, इस बात को आप रखें। बेरोजगारी भत्ता जैसा कि आप बता रहे मिल रहा है, जो युवाओं के दिमाग में क्लिक किया है कि लेकिन सवाल ये युवा कैसी सरकार है, थोड़ी चल जाएगा, रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, सबको पता है कि नहीं बेरोजगारी कहाँ कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है, संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार ने 75,000 पदों के लिए अलग अलग विभागों के लिए आवेदन बताए, इतने विभाग, इस विभाग में इतनी भर्ती आएंगी, इस विभाग में इतनी भर्ती आएंगी। और पिछली सरकार आपने कहा है कि बजट एक आगामी वर्ष के लिए वित्तीय रूपरेखा होती है। संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए और ये आगे की 5 साल की बात कर रहे हैं सर, नहीं अपन आगे की 5 साल की बात कर रहे हैं, आपकी बात ही मान रहा हूं मैं, यानी 1 साल के लिए होना चाहिए, 5 साल की बात कर रहे हैं। प्लानिंग है। अरे प्लानिंग तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया? प्लानिंग का अंतर होता है। नहीं, बीजेपी टेक्निकल आदमी है, बजट और प्लानिंग में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया? पिछले 4.5 साल एक वैकेंसी। अरे सर उसकी बात मत करिए, बजट की बात करें। बजट और प्लानिंग अलग अलग है बिल्कुल। ये प्लानिंग है, बजट है। कैलाश जाजरा साहब, ये प्लानिंग है, बजट साफ बात अनाउंसमेंट है, और बेरोजगारों को दिया तो कितना दिया बता दें। कैलाश जाजरा साहब, किसानों को लेकर जितने भी प्रावधान तय किए गए हैं, चाहे वो बजट को 1,000 रुपए का जो आप लोगों का एक अलग से कहा जाए कि प्रावधान तय किया गया, इसके अलावा तमाम चीजों को लेकर क्या वाकई में लगता है कि इन तमाम कदमों से, इन तमाम बातों से वाकई में किसानों की हालत सुधर जाएगी? क्योंकि पिछली सरकार में देखा गया आत्महत्याएं लगातार हो रही थी, मौजूदा सरकार में भी 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, आत्महत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा, एमएसपी बढ़ी नहीं, फसलें जो होती है उसका दाम प्रॉपर मिल नहीं पाता है, मंडी में जाने के बाद संघर्ष करना पड़ता है, पता चलता है कि पैसे जितने लगाए गए थे वो सब भी खत्म हो गए। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि किसानों की एकता करने से एकदम से आय सुधर जाएगी, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। ये मात्र किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने कुछ दिखावे घोषणाएं की है। मुझे धरातल पर ऐसी कोई घोषणा काम नहीं लगी। जब सरकार बड़ी थी तो उसका मुख्य मुद्दा ही था कर्ज माफी, तो सरकार ने 2 लाख संपूर्ण किसानों के कर्ज माफ किए ही नहीं, और इस बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई। मुझे नहीं लगा कि किसानों के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं उसमें सब्सिडी में बिचौलियों को कैसे खत्म करेंगे। जैसे आप सोलर प्लांट को ले लीजिए, किसानों के डिग्गी के भुगतान पड़े, बीकानेर जिले के देख लीजिए आप, हजारों डिग्गियां बन गई लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ, अटका हुआ है अभी तक। और सोलर के लिए जो बाजार में रेट होती है वो 2,10,000 से 25,000 के बीच सोलर प्लांट मिलता है, अगर सोलर प्लांट मिलता है, उसी की सब्सिडी देकर किसान अगर सोलर खरीदता है तो 4,80,000 में आप सोलर देते हो, तो इससे किसानों के कहाँ भला हो रहा है? किसानों से कहाँ भला हो रहा है? उसमें तो कंपनियों का भला कर रहे हैं आप। अच्छा, किसानों से जो थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, जा रहे सारे उपकरण खरीदते हैं, उसकी आप बाजार रेट में देखिए, बाजार रेट में आधी रेट मिलती है, और जिस कंपनी तय करती है उसको आप डबल पैसे दे रहे हैं। वो सब्सिडी तो सारी कंपनियों को जा रही है, नहीं किसानों के लिए मूल। आपने क्या ये कहना है कि किसानों पर सिर्फ दिखावा किया गया है और ज्यादा फायदा कंपनियों को दिया जा रहा है, उन तमाम व्यापारियों को दिया जा रहा है, लेकिन उससे भी एक फायदा ये होगा कि रोजगार पनपेंगे। हालांकि कई कैसे दिन में हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से इन्होंने कदम उठाए हैं वाकई में सराहनीय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दे, जमीन पर ला दे। पहला बजट ऐसा है तो अगले 4 साल आने वाले कैसे होंगे ये भी समझा जा सकता है। ठीक है, आप सभी समझेंगे दोबारा। मेमुना नरगिस साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक सेक्टर को लेकर ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी फोकस करने की, और वही किया गया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिस पर अलॉटमेंट अलग तरीके से ना किया गया हो, कैटेगराइज ना किया गया हो, बकायदा बजट बताया गया कि इतना खर्च किया जाएगा, और यही कहा जा रहा है कि सबको उन्होंने खुश किया है। संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट, देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि करनी और कथनी दोनों चीजें अलग होती हैं।
तो जब तक कुछ शुरुआत नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, खास तौर पे एक महिला, क्योंकि मेन चीज जो महिला की सिक्योरिटी और एजुकेशन की बात है उसमें कोई खास नहीं आया है बदलाव। और जो एज अ माइनॉरिटी की लेडीज मैं ये बात कहना चाहूंगी कि एक मिडिल क्लास जो डेली सुबह से शाम मेहनत कर रहा है उसके लिए रोजगार सीएम लेके आए हैं, ये बहुत ही तारीफ की बात है और मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूं कि वो इतने रोजगार के अवसर लेकर आए हैं। लेकिन और भी कुछ पहलू थे जिनके ऊपर उनको गौर करना चाहिए था। जैसे हमारा अभी जयपुर राजस्थान हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज अनाउंस हुआ है यूनेस्को के द्वारा, तो उसके ऊपर कोई खास ऐसा कोई बजट नहीं आया है। जैसे आर्ट एंड कल्चर के थ्रू कोई हेरिटेज के लिए और एंटीक्विटीज के लिए, म्यूजियम्स के लिए कोई अच्छा बजट आना चाहिए था, क्योंकि मैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हूँ, आर्ट कंजर्वेटर भी मैं हूँ। एमएसएमई सेक्टर का मतलब क्या, यही तो है, उसमें अलग से थोड़ी नहीं कहा जाए कि इसके लिए। एमएसएमई सेक्टर में तमाम छोटे छोटे उद्योग पैदा हो गए, उसमें ये सारे आ जाते हैं और उसके लिए सरकार ने ज्यादा फोकस किया है, तो माना क्यों ना जाए इसको? सर देखिए, सर छोटे छोटे से कुछ नहीं होने वाला है सर, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा एक हेरिटेज सिटी वो है, स्टेट है, तो सर छोटे छोटे से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये सर कि जो भी आया है बजट बहुत काबिल तारीफ आया है, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन करनी और कथनी दोनों अलग चीजें हैं। जब तक एक्शन में नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें। हमें पहले एक्शन में आने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बजट अभी पास हुआ है, अभी आया है बजट, अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं 10 पॉइंट्स वो लेकर आए हैं, लेकिन उसमें काम कितना होगा ये नहीं पता, क्योंकि निर्भया बजट भी आया था, कोई कुछ नहीं खर्च हुआ उसमें से, ठीक है। बहुत सारे कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बजट आए, लेकिन उनका कोई खर्च नहीं हुआ, मतलब कुछ परसेंट सिर्फ खर्च हुआ, 7% निर्भया फंड से खर्च हुआ, वो कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आया है, चाहे वो महिलाओं के लिए है, चाहे वो रोजगार हो, वो होना चाहिए, तब पब्लिक संतुष्ट होगी। नहीं तो अभी तो बजट आया है ना, इसका मतलब तो यही कि 1 साल की रूपरेखा तैयार कर दी गई। अब ये तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार अगर सदन के भीतर जाके बोलती तो वो तो झूठ तो नहीं बोलेगी। सर देखिए, बजट आने में और उसको यूज करने में बहुत फर्क होता है। देखिए, बजट आने में और यूज करने में बहुत फर्क होता है, ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे बजट पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उन पे कितना काम हुआ है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तमाम पैनल मेरे साथ दिन में थे, वो सभी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीके से अगर एनालिसिस हो रही तो अभी हो रही। मनीष पारिक साहब, नहीं संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। आऊंगा बजट बिल्कुल, लेकिन यही कि धरातल पे उतर जाए। सबको इस बात को लेकर टेंशन है कि भाई पैसा तो है नहीं, जब पैसा है नहीं, राजकोषीय घाटा पड़ा हुआ है, खजाना खाली हुआ, बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूँ, है ना, ये सबके दिमाग में सवाल है। मनीष पारिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके नेता कहते हैं कि तमाम चीजें जिसको पॉलिशिंग की गई है बड़े चतुराई से, जैसा कि वो जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, केंद्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं में से कई ऐसे योजनाएं जिसका फायदा जनता को दे रही है, और राज्य सरकार की तरफ से जो बजट आया है उस पर भी कहीं न कहीं उन्हीं चीजों को लेकर एक फोकस किया गया है, या कहा जाए कि जनता को गुमराह किया गया है। ये बीजेपी का कहना है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या जनता तो खुश है? नहीं, बिल्कुल संजय, आपने भी बड़े खुलासे के साथ बात बताई, और गोपीनाथ जी ने और खंडेला जी ने भी वही बात कही है। जो धरातल पर उसका अवतरण होना है, आपने बताया 2,17,000 करोड़ का बजट बना दिया, 164 राजस्व प्राप्तियां होगी, और उसमें से 36,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है, और अभी ये बताएंगे कि 27,000 का उसमें बजट घाटा है। अंततोगत्वा जितनी धनराशि आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है। अब कंसिस्टेंसी सरकार की ऐसी है ही नहीं, जैसे बार बार ये बात आ रही है कि खजाना खाली है, इस तरह की बात उच्चारित करने वाले माननीय गहलोत जी रहे हैं। वसुंधरा जी ने कभी ऐसा उच्चारित नहीं किया, बल्कि ये बात हुई कि जो अच्छा मैनेजमेंट था उसको इसमें देखने को मिला वसुंधरा जी की सरकार में। अंततोगत्वा वो सारी योजना आप किसानों को धनराशि देने के लिए पारिक साहब, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सुनिए सर, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्या मुझे लगता है कि अगर सरकार इस बात को लेकर फोकस करती कि हमारे पास पैसा नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, तो आप लोग सवाल उठाते कि जनता को फिर भी गुमराह किया जा रहा, आपने उम्मीद जताई थी, आपको सरकार में चुरा गया, तो आपको करने की जिम्मेदारी बनती है। और जब सरकार ने कर दिया तब भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। वो सरकार की जिम्मेदारी है, जहां से मर्जी वहां से लाए। चुनावी साल तो चल नहीं रहा, 4 साल अभी है ना, अगर राजकोषीय घाटा और नीचे जाएगा तो इन्हीं को झेलना होगा ना। जहां से मर्जी नहीं है, ये राजस्व प्राप्तियों में आपको संसाधन बताना पड़ता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसा खंडेला जी ने कहा
बाईं तरफ आय और दाईं तरफ व्यय, ये सीधा सीधा P&L होता है, समझिए आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,64,000 करोड़ रुपए की है। तीन बातों पर निर्भर करती है, जीएसटी से पैसा मिलेगा, केंद्र की योजनाओं से पैसा मिलेगा, टैक्सेशन से पैसा मिलेगा। तीन बातें हुई, टैक्सेशन में तो जीएसटी होगी, तीसरी बात बच गई जो लोन से मिलेगा। लोन भी आप फिजिबिलिटी की यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कितना मिलेगा। एक आपने प्रपोजल बना के दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिजेक्ट किया, नहीं दिया, तो आपके पास कोई योजना नहीं है। दो, ये भ्रम इसलिए कह रहे हैं, ये अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बनाए ही नहीं, बना के रखिए, लेकिन अंततः मुझे भी लगता है पारिक साहब जो आप समझ रहे हैं वही हम भी समझेंगे, लेकिन बारीकियों को समझाने के लिए खंडेला साहब की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे पास चूंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी स्विच कर रहा हूं। खंडेला साहब आप विधिवत बताइए, चूंकि वसुंधरा सरकार जब थी लास्ट वाले, आपको याद होगा जो आखिरी बजट था उसमें भी इसी तरीके की घोषणाएं की गई थी, चूंकि उसको कहा गया चुनावी बजट है। अंतरिम बजट जब आया गहलोत सरकार का पहला अभी फरवरी में, तब तमाम चीजों को लेकर यह समझा गया कि चलिए ठीक है, इन्होंने हाथ रखा है, मेन बजट में देखना होगा कितनी बड़ी चुनौतियों को पार पाते हैं। और सवाल ये कि पिछली सरकार ने भी जाते जाते कर्ज बढ़ा दिया था और मौजूदा सरकार के ऊपर इतना कर्जा है कि पहले कर्जा पाटे, कर्जा भरे या लोगों को खुश करे। दोनों करती है तब भी सवाल, नहीं करती है तब भी सवाल, करे तो क्या करे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करे। एक काम अगर कर ले तो सरकार के ऊपर फाइनेंस भी आ जाएगा और जो युवाओं की वाहवाही भी हो जाएगी। केवल एक पॉइंट, यानी जो रिटायर्ड हैं उनको री एम्प्लॉय नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूं एक फार्मूला इसका होता है, ये अच्छा है, टोटल सैलरी माइनस आपकी पेंशन, या उसको दिया जाता है किसको, रिटायर्ड स्कीम के तहत दिया जाता है इसको। अब वो क्या होता है, जो युवा मांग रहा है ना उसका 2 गुना पे ज्यादा होता है। अब आप युवा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने को तैयार है, ज्यादा एनर्जी के साथ में काम करने को तैयार है, नए विजन के साथ काम करने को तैयार है, नई इंफॉर्मेशन के साथ काम करने को तैयार है, और लगातार काम करने को तैयार है, और सक्षम होकर काम करने को तैयार है। लेकिन आपकी नीति आपको पता ही नहीं है, या तो आपको पता नहीं है या आप नहीं चाहते। अब एक बात सुन लीजिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे आदमी आपको बता दूं जो 20 साल पहले रिटायर हुए थे और आज तक वहां पे काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए वो टायर्ड हो गए तो उनको एम्प्लॉय क्यों कर रहे हैं यार, दिखाने के लिए कर रहे हैं। बोला तो है उन्होंने, दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री साहब करिए और युवाओं को, मुख्यमंत्री साहब अगर ये एक बात को मान कर रहे थे सर, तब उन्होंने कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते, मेरा बस चले तो मैं उनको अभी हटा दूं और परमानेंट हटा दूं। तो ये तो संकेत दिखाता है ना कि उन अधिकारियों के लिए जो वाकई में लापरवाही करते हैं या फिर किसी तरीके से वो काम नहीं करना चाहते, बैठकर पैसा ले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये संकेत तो है। अगर इंप्लीमेंट होता है जैसा कि आपने कहा इसको करना चाहिए, इंप्लीमेंट होता है तो इसका असर पड़ेगा। और वही बात मुझे लगता है मैं बात दूसरी कह रहा हूं। नहीं, ये तो जो मोदी जी कर रहे हैं, देखिए ये तो मोदी जी कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कर रही, वही आप करना चाह रहे हैं। मैं बात बिल्कुल सही कर रहा हूं। 7 साल हो गए, सक्षम नहीं रहे, रिटायर कर दिया। माफ करिएगा, समय खत्म हो गया, इसलिए मैं आपको रोक रहा। उसकी जगह युवा को दीजिए। अगर चर्चा को बढ़ाते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन समय खत्म हो गया है। इसीलिए दिन भर जो हमने जनता से सवाल एक बार पूछा है वो एक बार बता देते जनता को, और आप सभी लोग सुन लीजिए। गहलोत सरकार के बजट से प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खुश है। देखिए 46% लोगों ने कहा है नहीं, 54% लोग हाँ, और 54% लोगों ने कहा है नहीं, यानी 50-50 के आसपास का रेशियो है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए तमाम दिक्कतें, चुनौतियां आने वाला। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, जनता को यह बताया है कि देखिए 5 साल में रोड मैप ऐसा किया जाएगा, हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए पैसा कहां से आएगा। वित्तीय प्रबंधन को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स जो हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत बड़ी बातें तो कर दी है, लेकिन पिछली सरकार का दबाव जो कर्ज का था और मौजूदा सरकार में जो बढ़ता जा रहा है, जो 3 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है, उसको पाटेंगे कैसे। उसको पाटने के बाद तब जाकर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। किसान, महिला, बेरोजगार, युवा, व्यापारी सभी खुश हो जाएंगे, लेकिन पहले जमीन पर उतारना होगा। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने आज तो सबको खुश कर दिया, देखना यह है कि इसको जमीन पर लाती कैसे। फिलहाल चर्चा में